हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो यस है सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिसन, हम लोग वेब ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो इंट्रोडक्शन कल आप लोगों को जो है डी ब्रागली हाइपोथेसिस पर ले जाकर हमने दी एंड कर दिया था। तो अब इंट्रोडक्शन जब एंड हो गया तो आइए हम लोग जो है मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो है आपका हाइजेन प्रिंसिपल। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, हाइजेन प्रिंसिपल से। हाइजेंस प्रिंसिपल। जब साइंटिस्ट हाइजेन ने लाइट को वेब थ्योरी का जब उन्होंने नाम दिया, तो उस वेब थ्योरी के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ प्रिंसिपल लिखे, जिस प्रिंसिपल को बेस मान करके साइंटिस्ट हाइजेन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किए। तो जो आपका पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट ही हाइजेन प्रिंसिपल के अंतर्गत आपको इंक्लूड किया जाएगा, और उसी प्रिंसिपल को बेस मानते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा। तो जनरली देयर आर द 3 पॉइंट्स आर गिवन बाय द साइंटिस्ट हाइजेन to suppose the light is travel in the form of the wave, and on the basis of the wave theory of the light, scientist Huygens proved the law of reflection and refraction. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल उन्होंने प्रोवाइड किया साइंटिस्ट हाइजेन ने। तो फर्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं आपका, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच द waves spread in all directions. All medium of particles equidistant from the source of center vibrating in same phase is called the wave front. ये पहला उन्होंने पॉइंट दिया था। चलिए हम नोट कर दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप लोग देख लीजिए। ईच सोर्स ऑफ लाइट, each source of light is the center of disturbance from which waves spread in all directions. Locus of all medium of particle equidistant from the source vibrating in same phase is called wave front. देखिए, हमने हाइजेन प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट हमने नोट किया है। हाइजेन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो उन्होंने पॉइंट इंक्लूड किया,
उस पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट हमने आपके सामने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपका जो है सोर्स ऑफ लाइट है, देखिए ईच सोर्स ऑफ लाइट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी जितने भी लाइट सोर्स हैं वो एक तरह से डिस्टर्बेंस है। तो आप जानते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी स्टोन को स्टील वाटर पर थ्रो कर दे तो जैसे ही आपका स्टोन स्टील वाटर से स्ट्राइक करता है वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और वो डिस्टर्बेंस मीडियम में यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, जिसे आप वेव कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ईच सोर्स ऑफ लाइट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। जब सोर्स ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस का काम कर रहा है तो सोर्स ऑफ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस से वेव क्रिएट होगा। तो देखिए डिस्टर्बेंस फ्रॉम द विच द वेव इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस से क्या क्रिएट होता है, वेव क्रिएट होता है, और ये वेव ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है। अब हमने पॉइंट क्या लिया है कि लोकस ऑफ ऑल मीडियम ऑफ पार्टिकल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सभी जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। किस में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में। अगर उनका लोकस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लोकस कर दिया जाए, तो लोकस करने पर जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर ही आपका वेव फ्रंट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड हैं वो ऑल मीडियम ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये फर्स्ट पॉइंट हाइजन ने प्रोवाइड किया। जैसा कि आपने देखा होगा वाटर में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिस्ट एंड ट्रो के रूप में आगे बढ़ता है। तो क्रिस्ट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स है वो सब सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, या ट्रो पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सब आपके जो है सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो जो क्रिस्ट या ट्रो जो आपको वाटर में दिखाई देता है सर्कुलर शेप में, रियल में दैट इज द वेव फ्रंट, वही क्या है आपका वेव फ्रंट है। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट साइंटिस्ट हाइजन ने प्रोवाइड किया, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आप याद रखेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द हाइजन प्रिंसिपल, फिर उसके बाद ऐड कर देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो आपका 3 मार्क से कम नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पुटअप करता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। भागत गईला है जैसे। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है इस पर आइए हम लोग डिस्कस करें। सेकेंड पॉइंट में साइंटिस्ट हाइजन ने ये बताया कि वेव फ्रंट पर, जो अभी मैंने वेव फ्रंट आपको डिफाइन किया है फर्स्ट पॉइंट में, तो सेकेंड में क्या हाइजन ने बताया कि वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं वो सभी मीडियम ऑफ पार्टिकल सोर्स बन जाते हैं, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाते हैं, और उन पार्टिकलों से एक न्यू वेव क्रिएट्स होती है, जिस न्यू वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट उसी मीडियम में उसी वेलोसिटी से मूव करती है जिस वेलोसिटी से प्राइमरी वेव मूव करती है। ठीक है, तो सेकेंड क्या उन्होंने दिया कि ऑल मीडियम ऑफ पार्टिकल्स लाई ऑन द वेव फ्रंट बिहेव लाइक द न्यू सोर्स फ्रॉम विच द न्यू वेव इज क्रिएटेड, दैट वेव इज कॉल्ड द secondary wavelet. Secondary wavelet move with same velocity of the primary wave in same medium same direction. ये उन्होंने सेकेंड कंडीशन रखा, याद रखिएगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है
सेकेंड पॉइंट आपको हम नोट कर रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट, every point on the wave front is the source of disturbance from which new wave is created. That wave is called secondary wavelet. Secondary wavelet. These wavelet these wavelets move in same medium with the speed of प्राइमरी वेव। देखिए, ये है हाइजेन का सेकेंड प्रिंसिपल। हाइजेन का सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच न्यू वेव इज क्रिएटेड। दैट वेव इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट। दिस वेवलेट्स these wavelets move in same medium with the speed of primary wave। ये उन्होंने सेकेंड पास्टुलेट्स प्रोवाइड किया था हाइजेन में। यानी वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सभी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स जो है न्यू सोर्स बन जाते हैं और उन सभी पॉइंटों से एक न्यू वेव क्रिएट्स होता है, जिस वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट जो है उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती है जिस वेलोसिटी से प्राइमरी वेव आगे बढ़ रही है। ये जो है हाइजेन ने अपने सेकेंड पास्टुलेट में नोट किया। आइए हम डायग्राम द्वारा दिखा रहे हैं कि सेकेंडरी वेवलेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज कर लीजिए आप कि ये जो है आपका एक सोर्स है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। आप जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट से ऑल डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड होती है। साथ ही साथ आपने ये भी स्टडी किया होगा कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम जो है एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एरो रिप्रेजेंट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो चलिए यहां से आपका जो है ये लाइट ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड कर रही है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट का इमिशन होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में होता है। जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में बताए थे। अगर कोई लाइट सोर्स पॉइंट के रूप में है तो उस लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलती है। तो जब ये लाइट सोर्स है तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट ये निकल गई आपकी। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट सोर्स एक पॉइंट के रूप में है, और जब लाइट सोर्स पॉइंट के रूप में होगा तो उस लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट्स होगी। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ध्यान से देखिए आप लोग, लाइट सोर्स और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया आपका। और अभी हमने आपको सेकेंड पास्टुलेट्स में लिखे हैं
कि वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं वो न्यू सोर्स बन जाते हैं और उन सभी पॉइंटों से, सभी पार्टिकल से नया वेव क्रिएट्स होता है, जिस वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो आइए, जब ये वेव फ्रंट है तो इस पर ये मीडियम ऑफ पार्टिकल्स मैंने ले लिया। सपोज कर लीजिए कि ये मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। हाइजेन ने क्या किया कि जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको सेंटर सपोज कर लिया, सेंटर मान लिया और एक फिक्स रेडियस का सर्किल ड्रा किया। याद रखिए, ये पार्टिकल को सेंटर मान लीजिए और एक फिक्स रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रा कर दीजिए। इसको भी सेंटर ले लीजिए और उसी रेडियस का एक सर्किल आप खींच दीजिए। देखिए ये सर्किल मैंने खींच दिया। इसके बाद हाइजेन ने क्या किया कि इन सभी सर्किल का टेंजेंट लाइन खींचा। ये टेंजेंट लाइन देखिए, टेंजेंट लाइन हम इनवर्ड भी खींच सकते हैं। ये भी आपका टेंजेंट लाइन होगा। साइंटिस्ट हाइजेन ने क्या सपोज किया कि अगर सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट निकलता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है आपका, और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स है वो सभी सोर्स बन जाते हैं और उनसे जो है न्यू वेव क्रिएट्स होता है, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो हाइजेन ने सेकेंडरी वेवलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी पार्टिकल को सेंटर सपोज कर लिया और एक फिक्स रेडियस लेकर के सर्किल ड्रा किया। इस सर्किल पर टेंजेंट लाइन ड्रा किया तो टेंजेंट लाइन आउटवर्ड भी होगा, आउट भी होगा, आउटसाइड भी होगा और इनसाइड भी होगा। तो ये जो आउटसाइड जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन ही आपका सेकेंडरी वेवलेट्स है। क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है आपका। इसी तरीके से हम इसके आगे फिर हमको वेवलेट दिखाना है, तो इस वेवलेट पर जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको सेंटर हम सपोज कर लेंगे और सेंटर सपोज करके सर्किल खींचेंगे और उस पर हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये थर्ड आपका वेवलेट मिल जाएगा यहाँ से। इसी तरह से फोर्थ वेवलेट, फिफ्थ वेवलेट, ये वेव आगे की तरफ बढ़ता जाता है। साइंटिस्ट हाइजेन ने जो है इस तरीके से जो है सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेवलेट को एक्सप्लेन किया था। यही मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में मैंने नोट किया था। क्या नोट किए थे एक बार सुन लीजिए। एवरी पॉइंट लाई ऑन द वेव फ्रंट बिहेव लाइक द न्यू सोर्स फ्रॉम विच द सेकेंडरी वेवलेट इज फ्रॉम विच द न्यू वेव इज क्रिएटेड। दैट वेव मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, याद रखिएगा। ये आपका वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हो गया पॉइंट आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब टेंजेंट लाइन, ये लाइन जब सेकेंडरी वेव फ्रंट को शो करता है तो इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट क्यों नहीं कहा? तो यही लिमिटेशन है साइंटिस्ट हाइजेन का। हाइजेन ने जो है इनवर्ड वाले को नहीं लिया अपने हाइपोथेसिस में, जो ड्रॉबैक है उनके उनके प्रिंसिपल का, उनके लॉ में ये एक ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को, इस टेंजेंट लाइन को उन्होंने नहीं लिया, केवल इस आउटवर्ड टेंजेंट लाइन को ही उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनर्जी केवल फॉरवर्ड ट्रांसमिट होती है, बैकवर्ड ट्रांसमिट नहीं होती है। क्योंकि आपने जानते होंगे कि द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द वेव, वेव के रूप में केवल एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, मीडियम ऑफ पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो ये केवल आउटवर्ड टेंजेंट लाइन को उन्होंने लिया, इनवर्ड टेंजेंट लाइन को नहीं लिया। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द हाइजेन प्रिंसिपल। तो याद रखिए, ये आपका वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट एंड सो ऑन। इस तरीके से वेव आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये रहा आपका जो है हाइजेन प्रिंसिपल के सेकेंड जो हमने पॉइंट बताए हैं, उसका ये डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा साइंटिस्ट हाइजेन ने जो है सेकेंडरी वेवलेट को रिप्रेजेंट किया। अब आगे एक चीज देखिए, यहीं से अगर हम इस पर
ये लाइन हम ड्रा कर दे, ये लाइन हमने ड्रा कर दिया, तो ये हो गया आपका रे, रे हो गया जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इस वेव फ्रंट पर आकर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बना रही है। तो आप अपने दिमाग में एक पॉइंट रख लीजिएगा कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। हमेशा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव फ्रंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। आइए अब थर्ड पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ओनली फॉरवर्ड only forward envelope enclosing the surface, enclosing the surface only forward envelope enclosing the tangent, tangent gives the secondary वेवलेट। ये पॉइंट देखिए, ये जो है हाइजन का थर्ड प्रिंसिपल्स है। ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इनक्लोजिंग द टेंजेंट गिव्स द सेकेंडरी वेवलेट। और डायग्राम में देखिए, ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इनक्लोजिंग द टेंजेंट, इस लाइन को ध्यान से देखिए, देखिए यही है आपका फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है जो ये सर्किल ड्रा किए हैं, इस सर्किल पर ये फॉरवर्ड इनवेलप टेंजेंट खींचा गया है। और इसी फॉरवर्ड इनवेलप टेंजेंट को उन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी वेवलेट कहा। जो मैंने अभी आपको क्रॉस करके बताए हैं कि केवल हाइजन ने अपने प्रिंसिपल में फॉरवर्ड टेंजेंट को ही लिया, फॉरवर्ड जो है ये लाइन को ही लिया, फॉरवर्ड टेंजेंट इनवेलप लाइन को ही इन्होंने सेकेंडरी वेवलेट माना। ये बैकवर्ड इनवेलप टेंजेंट को उन्होंने अपने प्रिंसिपल में कोई जगह नहीं दिया, क्योंकि उनके अनुसार, हाइजन के अनुसार, वेव जो है केवल फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव नहीं करती है। रियली यह एक एरर है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसके बारे में और आप चाहेंगे तो आगे हायर क्लासेज में जाकर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे कि साइंटिस्ट हाइजन supposed to be only forward envelope tangent, only forward envelope enclosing tangent, not supposed to be inward envelope tangent. According to Huygens, energy or wave only transmitted forward direction, not transmitted backward direction. This is the limitation of Huygens principle. ये हाइजन प्रिंसिपल का लिमिटेशन है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट हाइजन ने जो है 3 प्रिंसिपल प्रोवाइड किए, और इन प्रिंसिपल को बेस मान करके उन्होंने, साइंटिस्ट हाइजन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेरीफाई कर दिए। तो आइए हम लोग एक लॉ को वेरीफाई करें साइंटिस्ट हाइजन प्रिंसिपल को बेस मानते हुए। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Verify the law of reflection on the basis of wave theory, Huygens principle. चलिए, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ
हाइजेन प्रिंसिपल। आप डायग्राम देखिए, देखते चलिएगा, क्योंकि डायग्राम पर ही हमको प्रूव करना है। ईएफ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ए बी प्लेन वेव फ्रंट इनफाइनाइट से इंसिडेंट कर रहा है। सपोज कर लीजिए यहां पर हमने नॉर्मल खींच दिया, ये नॉर्मल है आपका, यहां भी हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो इनफाइनाइट से आ रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि नॉर्मल से ये एंगल आई आपका फॉर्म कर रहा है, एंगल आई, दिस एंगल इज आई, सो दिस एंगल इज आल्सो आई। ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो इनफाइनाइट से आ रहा है, इस प्लेन वेव फ्रंट का ए ईएफ के पॉइंट ए से स्ट्राइक कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 0 पर। ये पॉइंट है कि प्लेन वेव फ्रंट ए बी जब इनफाइनाइट से इंसिडेंट कर रहा है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा तो इस ए बी का सबसे पहले ये जो है ईएफ से स्ट्राइक करेगा। तो जब ए बी का ये पॉइंट ईएफ से स्ट्राइक कर गया तो उस समय हमने टाइम को 0 लिया, और यहां पर जो पॉइंट्स होगा याद रखिएगा, जब ये प्लेन वेव फ्रंट ईएफ से यहां पर स्ट्राइक कर रहा है तो इस पॉइंट पर, यानी इस पर जो पॉइंट होगा वो हाइजेन प्रिंसिपल के अनुसार एक सोर्स बनेगा जिससे सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट होगी। याद रखिएगा यहां पर हाइजेन प्रिंसिपल यूज होगा। जब प्लेन वेव फ्रंट ए बी इनफाइनाइट से आकर के ईएफ के पॉइंट ए से स्ट्राइक किया टी बराबर 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर, तो ये पर जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स है उस पॉइंट से सबसे पहले सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट होगी। आगे चलिए, बी को बी डैश तक मूव करने में हमने टी टाइम ले लिया। सपोज कर लिया कि बी को बी डैश तक मूव करने में टाइम टी लग रहा है, तो अगर हम लाइट के स्पीड को अगर भी सपोज कर लें, लाइट के स्पीड को हम भी सपोज कर लेते हैं, तो अगर भी स्पीड से लाइट बी से बी डैश तक मूव करने में भी टी टाइम ले रही है, तो आप बताइए कि बी बी डैश का वैल्यू कितना होगा, v इंटू टी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इसका मतलब कि बी को बी डैश तक जाने में हमने टाइम टी सपोज कर लिया, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बी बी डैश बराबर हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी बी जो है वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करके बी से बी डैश पर मूव कर गई है। याद रखिएगा, तो जब बी जो है जब बी जो है, हेलो बी को बी बैक साइड से साउंड आ रहा है, हेलो सर रिपीट करने के लिए बोल रहे सर। हाँ रिपीट कर रहे हैं, देखिए ये भी प्लेन वेव फ्रंट जो इनफाइनाइट से इंसिडेंट कर रहा है, प्लेन वेव फ्रंट का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ईएफ के पॉइंट ए से स्ट्राइक करता है एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पर। ये पर जो पॉइंट सिचुएटेड है वो हाइजेन प्रिंसिपल के अनुसार सोर्स बन जाता है, और इस पॉइंट से न्यू वेव क्रिएट्स होता है जिस वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये से सेकेंडरी वेवलेट आपका उसी मीडियम में मूव करती है। अब हम ये ले रहे हैं कि बी को बी डैश तक जाने में टाइम आपका टी लग रहा है, तो टी टाइम में बी जो है बी डैश पर मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी बी डैश बराबर वी टी, वी स्पीड ऑफ लाइट हो गया और टी टाइम हो गया। तो बी जो है वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके बी डैश तक पर मूव कर रहा है, तो ए से जो सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट होगी वो भी टी टाइम में वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। याद रखिएगा, इसलिए हम ए को सेंटर ले लेते हैं और वीटी को रेडियस लेकर के एक आर्क मैंने खींच दिया यहाँ पर,
ए को सेंटर और VT को रेडियस लेकर एक आर्क खींचा हमने। इस आर्क पर बी डैश से हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिया, टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया, ये लाइन ड्रा कर दिया हमने। इस पॉइंट का नाम हमने ए डैश रख दिया, ए डैश। तो ये ए डैश बी डैश जो है, ये ए डैश बी डैश, ये आपका ये भी वेव फ्रंट है, लेकिन इस ए डैश बी डैश को हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। पॉइंट फिर देखिए आप, प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो इनफाइनाइट से इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ईएफ के पॉइंट ए से टी इक्वल टू 0 टाइम पर स्ट्राइक करता है। ये पर जो मीडियम ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड है वो एक हाइजन प्रिंसिपल के अनुसार सोर्स बन जाता है, जिससे सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट्स होती है, प्रोड्यूस होती है। बी को बी डैश तक मूव करने में टाइम टी लगता है, तो टी टाइम में VT डिस्टेंस ट्रेवल करके बी जो है बी डैश पर मूव करती है। तो जब बी जो है बी डैश तक मूव करने में VT डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये से जो सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट्स होगा वो भी VT डिस्टेंस ट्रेवल करके उसी मीडियम में आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। इसलिए ये को सेंटर और VT को रेडियस लेकर एक आर्क खींच देते हैं। इस आर्क पर बी डैश से टेंजेंट लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आगे मूव करती जाती है, उसी तरीके से ए और बी डैश के बीच जितने भी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सब 1 बाय 1 सोर्स बनते हैं, और उन सभी पॉइंटों से जो न्यू वेव क्रिएट्स होता है, वो सभी वेव ए डैश बी डैश को टच करते हुए उसी मीडियम में उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं जिस वेलोसिटी से प्राइमरी वेव मूव कर रही है। इसलिए याद रखिए, ए बी को हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं और ए डैश बी डैश को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहते हैं। यानी ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये एंगल आई हमने सपोज कर लिया और ये एंगल हमने आर सपोज कर लिया। यानी आई जो है इंसिडेंस एंगल है और आर जो है रिफ्लेक्शन एंगल है, क्योंकि जब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो नॉर्मल से हमने एंगल आर लिया है, तो ये एंगल भी आपका आर होगा। तो याद रखिए, अगर हाइजन प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन वेरीफाई करना होगा तो एग्जाम में डायग्राम बनाने के बाद आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कॉपी पर, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। जब ये पॉइंट लिख देंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करने के लिए 2 लॉ प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट लॉ आप लिखेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। ध्यान से सुनिए आप, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला पॉइंट होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। हेलो हेलो, यस सर। साउंड क्लियर जा रहा है आप लोगों के पास? यस सर। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। तो आइए हम वेव ऑप्टिक्स में उसी चीज को दिखाए हैं कि ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये नॉर्मल है, ये ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से हाइजन ने रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया। अब आइए सेकेंड लॉ हम प्रूव कर रहे हैं। ट्राइएंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश एंड ट्राइएंगल ए डैश बी डैश, ट्राइएंगल ए डैश बी डैश। आप बताइए, आपको मालूम है हमने लिखा है कि बी बी डैश VT डिस्टेंस है, टी टाइम में ये बी जो है VT डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पर पहुंच रही है। तो हमने ए से जो आर्क खींचा है उसका भी हमने रेडियस क्या लिया है, VT लिया है। इसका मतलब कि ए डैश एंड बी बी डैश बोथ आर इक्वल।
इसका मतलब होगा कि बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू बी टी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहां पर एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अगर ए बी यदि वेव फ्रंट है तो ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा। ये हमने आर्क खींचा है और इस पर ये टेंजेंट लाइन खींचा है, तो टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी बी डैश, एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंड ए बी डैश इज कॉमन, ध्यान से देखिए आप, ए बी डैश एंड ए डैश बी डैश में आपका बी डैश ए डैश के इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि एंगल ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड पॉइंट ए बी डैश इज कॉमन, ए बी डैश इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। तो ये तीन कंडीशन मिला, और इस तीन कंडीशन को बेस मानते हुए आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। क्या है? कांग्रुएंट। ए बी डैश कांग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए डैश बी डैश। और आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा कि when the two triangles are congruent then its corresponding sides are angle are also equal। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गया तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरीके से साइंटिस्ट हाइजन ने रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को प्रूव कर दिया कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। देखिए ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट हाइजन ने जो है लाइट को वेव सपोज करके रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर दिया। तो मैंने इस पॉइंट को एंड कर दिया। अब आपको जो बताएंगे वो है रिफ्रैक्शन, किस तरीके से रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया। लेकिन याद रखिए ये थ्योरेटिकल आपका पोर्शन है, ये तो केवल आपका 2 पॉइंट रिफ्लेक्शन का हमने 2 पॉइंट मैंने दिखाया, लेकिन इस पॉइंट के साथ इस डायग्राम पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कॉपी पर अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी पर ही रिफ्लेक्शन को वेरीफाई किया गया है। ठीक है? हेलो, यस सर। कोई डाउट? अब जो है नो सर। कोई डाउट नहीं, क्योंकि अब आपको हम रिफ्रैक्शन कराएंगे लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए वो आपको नेक्स्ट टर्म पर जो है आपको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल पर। टाइम लाइकनेस है, 1 मिनट का टाइम और बचा है आपके पास। अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप पुट अप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए। कोई डाउट नहीं है तो आप रिमार्क कर लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल, या व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, जो मैंने अभी आपको बताए थे। याद रखिएगा 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, तो आप आंसर में लिखेंगे कि हाइजन सपोज टू बी द सपोज दैट द वेव ट्रांसमिटेड ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी उन्होंने केवल वेव को फॉरवर्ड लिया था, बैकवर्ड नहीं लिया था, यानी द ट्रांसमिटेड ऑफ एनर्जी ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट